सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लेड लर्नर K12 एंड आज हम जो है तीसरा सेशन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के ऊपर। अभी तक हमने 2 सेशन ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा तो दोनों की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। एंड इसके अलावा इससे पीछे की जो चैप्टर्स हैं उनके जो MCQ सेशंस हैं उनको अटेंड करने के लिए जो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी गई है वहाँ से आप एक एक करके सारे ही चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे सेशंस को अटेंड करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड टू वॉच द वन शॉट लेक्चर एंड पॉलिटिकल साइंस के भी साइमल्टेनियसली सेशंस कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस वीक आपके इकोनॉमिक्स के एंड ज्योग्राफी के भी MCQ सेशन शुरू हो जाएंगे, तो सारी ही चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना तो कंपलसरी है ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेवल 1 ऑफ दिस थर्ड सेशन। अभी तक हमने 2 सेशन किया है एंड अगर आप नए हैं तो लेट मी टेल यू द रूल्स। बार बार ये रूल्स बताने पड़ते हैं लेकिन क्या करें, रूल्स ही है। लेवल 1 में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं। दीज आर वन लाइनर, इसमें हम छोटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन या सीधे स्टैंड अलोन MCQs पूछते हैं आपसे। देन हमारे पास लेवल 2 आता है जिसमें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देन इन लेवल 3 वी हैव 5 क्वेश्चन, इसमें हमारे पास असर्शन रीजन होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, एंड अगर मैप है तो हम उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं। तो कुल मिला के हर एक सेशन में वी कंप्लीट द 20 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं लेवल 1 के 421वें क्वेश्चन से। अभी तक हमने जो भक्ति है सूफी ट्रेडिशन है उसमें भक्ति ट्रेडिशन से जुड़ी सारी चीज़ें देख ली है। भक्ति ट्रेडिशन में कैसे वीर शैव आते हैं, अलवर्स आते हैं, नायनार्स आते हैं। लास्ट में हमने नॉर्थ इंडिया में क्या स्थिति थी, कैसे नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मणवाद नॉट डोमिनेंट था, छोटे छोटे नाथ्स और सिद्ध वगैरह सिद्ध योगी पुरुष तो इमर्ज हो रहे थे, उदय हो रहे थे, लेकिन उनको रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके की समस्याएं थी। इन सब के ऊपर हमने सेशंस एंड क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए। नाउ कमिंग टू द सूफीज्म, द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म। इसके साथ आपको सबसे पहले बता रहे कि सूफी मत के अनुयायी किसे पूर्ण मानव मानते हैं, यानी कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग किसे मानते हैं। क्या वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, या निजामुद्दीन औलिया को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सवाल है। लेकिन इस्लाम के हर एक फॉलोअर के लिए, इस्लाम के ईच एंड एवरी, नॉट वो फॉलोअर नहीं मानते, उसमें बिलीवर का कॉन्सेप्ट होता है। आप अगर हमारे 5 फेथ में बिलीव करते हो तो यू आर नॉट द फॉलोअर, यू आर द बिलीवर। 5 फेथ कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स से बताना है। 5 फेथ जो हमारे पास है ना, इसमें रमजान में रोज़ा आता है, ज़कात आता है और भी 3 चीज़ें आती हैं, तो वो आपको चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड है एंड ही इज़ लिटरली द पर्सन टू फॉलो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड के आदमी के लिए। लेकिन इस्लाम में स्पेशली इनको परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिया गया है प्रॉफिट मोहम्मद को, तो इसीलिए इनको जो है परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के तौर पे सूफीज़म वाले ही मानते हैं। हर एक सेक्ट के लोग, इस्लाम में जितने भी पंथ हैं सब इन्हीं को ही मानते हैं एंड और भी जो भी रिलीजन है उनमें ये इनको फॉलो किया जाना चाहिए। He was literally the great human being to be followed. So the next question that we have is कि which term is used in Islamic text to designate or indicate सूफीज़म, की सूफीवाद को इंगित करने के लिए, मतलब सूफीवाद को हाईलाइट करने के लिए इस्लामिक ग्रंथों में, चाहे वो कुरान हो, हदीस हो या कुरान की कमेंट्रीज इंटरप्रिटेशन वगैरह हो, उसमें किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या उलेमा, तसव्वुफ, पीर, ताज़र, इन 4 में से कौन से शब्द है जो इस्लामिक ग्रंथों में सूफीवाद के कॉन्सेप्ट को, सूफीज़म के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उलेमा का मतलब हमने देखा था पिछले सेशन में कि उलेमा मीन्स द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जो इस्लामिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, कमेंट्रीज को पढ़ते हैं, अपनी रिसर्च भी खुद करते हैं एंड उनका काम क्या होता था कि वो जनरेशन को, जो उम्मा है उनको गाइड कर सके, जो रूलर्स है खासतौर पे उनको बता सके कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ लीगल, व्हाट इज़ इलीगल। पीर इज़ द हेड ऑफ खानका। सूफीज़म में आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, खानका इज़ एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था होती है जहाँ पे सूफीज़म के फॉलोअर्स आते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, समय बिताते हैं। तो खानका के जो हेड होते हैं, चीफ मास्टर होते हैं, टीचर होता है, उनको पीर कहा जाता है, इन्हीं को मुर्शिद भी कहा जाता है, इन्हीं को शेख भी कहा जाता है। एंड ताज़र मीन्स व्यापारी, जो मर्केंट्स होते हैं उनको उर्दू में ताज़र कहा जाता है। तो ये तीनों तुम्हारे आंसर नहीं होंगे। तो द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज कि तसव्वुफ जो है दैट इज़ द टर्म दैट इज़ यूज्ड इन इस्लामिक टेक्स्ट। इसको इस्लामिक टेक्स्ट में ग्रंथों में इस्तेमाल करा गया है सूफीवाद के कॉन्सेप्ट को डिजाइनेट करने के लिए। सूफीवाद या सूफीज़म का जो टर्म है ये तो हमारे पास 19th सेंचुरी के बाद यूज़ में आता है, उससे पहले भी ये चीज़ें प्रेवलेंट थी लेकिन इसको तसव्वुफ के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म वाज यूज्ड फॉर द मास्टर और टीचर ऑफ खानका। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पिछले स्लाइड में बता ही दिया है कि खानका के टीचर, खानका के गुरु या शिक्षक को डिजाइनेट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, शेख, पीर, मुर्शिद या ऊपर के सभी। तो अभी हमने देखा है कि खानका के जो, खानका मतलब क्या, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सूफीज़म के सारे फॉलोअर्स आके जुड़ेंगे। अलग अलग सिलसिलास के अलग अलग खानकाज होते थे। सिलसिला क्या होता है इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। वहाँ पे काम क्या होता था, खानका में लोग जाके तरबियत हासिल करते थे, एजुकेशन हासिल करते थे एंड जो टीचर है वो उनको पढ़ाते थे। एक चीफ टीचर होता था, उसको आप प्रिंसिपल कह सकते हैं, उसको शेख भी कहते थे, उसको अरबिक में शेख कहते हैं एंड पर्शियन में
पीर और मुर्शिद दोनों कहते हैं। पीर, मुर्शिद, शेख तीनों एक ही टर्म है, लेकिन लैंग्वेज अलग है। अरबिक में शेख कहते हैं और पीर और मुर्शिद आर सिनोनिम इन द पर्शियन लैंग्वेज। तो ये दोनों पर्शियन लैंग्वेज में सिनोनिम है। तो ये तीनों ही जो शब्द है वो इस्तेमाल किए जाते हैं खानका के शिक्षक या खानका के चीफ टीचर के लिए। एंड खानका के स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता था, जो ये टीचर के अंदर जो तरबियत हासिल कर रहे होते थे, पढ़ाई कर रहे होते थे, उनको क्या कहा जाता था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 424th क्वेश्चन, द क्वेश्चन हियर इज कि डैश रेफर्स टू द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट्स। कि डैश जो है सूफी संतों की पुण्यतिथि को संदर्भित करता, मतलब उसको इंडिकेट करता है कि आज उनकी पुण्यतिथि है, या उस पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करने के महोत्सव को हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे जियारत कहते हैं, क्या सफ़ा कहते हैं, क्या उर्स कहते हैं, या मुरीद कहते हैं? जियारत, सफ़ा, उर्स या मुरीद? सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है। एंड डू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स। आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का लाभ उठा सकें एंड हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी बढ़िया कॉन्टेंट्स बनाने का। सो सूफी संतों की जो पुण्यतिथि है उसको हम लोग उर्स कहते हैं। जियारत मीन्स जब सूफी संतों की मृत्यु हो जाती है तो उनको जब दफना दिया जाता है तो उनके दरगाह पे जो लोग तीर्थ यात्रा करने आता है, विजिट करने आता है, दैट इज जियारत। एंड उर्स हर साल कंडक्ट कराया जाता है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, उस समय भी लोग जियारत करने आते हैं। सफ़ा इज बेसिकली पर्शियन टर्म जिसका मतलब होता है प्योरिटी, जो आप कह लें ना सफाई। देन मुरीद अभी आपसे पूछा था ना कि जो खानका में स्टूडेंट रहते थे उनको क्या कहते थे, तो टीचर है उनको तो मुर्शिद कहेंगे, एंड उनके नीचे जो पढ़ रहे हैं उनको मुरीद कहा जाता था। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी उर्स। 425वें क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज बेशरिया। सूफी इनमें से, इन चारों में से कौन सा जो सूफी सिलसिला है वो बेशरिया था। बेशरिया मतलब जो शरिया को नहीं मानते थे, शरिया की डिफाइंस करते थे। सूफी सिलसिला मतलब सूफीज़म के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो एक चेन के थ्रू अपने लीनिएज को ट्रेस करते हैं। चेन मतलब उन्होंने सब ऑलमोस्ट जितने भी सूफी सिलसिला के लोग हैं सब कहते हैं कि हम ना प्रॉफिट मोहम्मद से निकले, ठीक है। तो लेट सपोज जैसा आप बात करते हैं चिश्ती ऑर्डर की, तो चिश्ती ऑर्डर के जो फाउंडर है दैट इज अबू इशाक सामी, ठीक है। अबू इशाक सामी से पहले बहुत सारे लोग हुए थे दैट वाज कनेक्टेड टू प्रॉफिट मोहम्मद, लेट पर्सन ए, फिर इनके, एंड ये बायोलॉजिकल लीनिएज नहीं है सिलसिला, मतलब एक अनब्रोकन चेन जो भी उस सिलसिला के, जो भी उस सूफीज़म ऑर्डर के जो चीफ होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हुए उनके थ्रू जो सीधे प्रॉफिट मोहम्मद से कनेक्टेड होती है। लाइक प्रॉफिट मोहम्मद के बाद आए ए, एंड दिस इज नॉट बायोलॉजिकल सक्सेसर, ये उनके मुरीद होंगे, स्टूडेंट। फिर ए के बाद बी आएंगे, ये उनके मुरीद होंगे, फिर बी का सी, फिर ऐसे करके सी के बाद आते आते देन लास्ट में अबू इशाक सामी आएंगे जिन्होंने ऑफिशियली चिश्ती सिलसिला की नींव रखी। फिर उसके बाद बहुत सारे आएंगे, मुरीद चिश्ती आएंगे, बख्तियार काकी आएंगे, फरीद आएंगे, निज़ाम आएंगे, नसीरुद्दीन आएंगे। तो ये सब इनके लीनिएज में यही होता है एक सिलसिला, द चेन ऑफ अनब्रोकन लीनिएज। एंड जो कि ट्रेस कहाँ से होता है, डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद से। डायरेक्टली कहाँ से ट्रेस होगा, प्रॉफिट मोहम्मद से। बहुत सारे लोग प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अली को मानते हैं या हसन को मानते हैं जो अली के बेटे थे, फिर वहाँ से अपनी ट्रेसेस को, लीनिएज को ट्रेस करते हैं, अल्टीमेटली सबकी जो ओरिजिन है वो प्रॉफिट मोहम्मद से मानी जाती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा जो सूफी सिलसिला था, सिलसिला अनब्रोकन चेन है, इसी से लोग बिलीव करते थे कि हमारे पास शक्ति है, डिविनिटी है, क्योंकि हमारे जो कनेक्शन है वो प्रॉफिट मोहम्मद से, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग से, एंड उनके ऊपर रहम करम किनका था, सुप्रीम गॉड का था। तो कौन सा सूफी सिलसिला बेशरिया था जो शरिया को नहीं मानता था? तो अभी तक हमने देखा था कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी, ये तीनों ही बाशरिया थे। बाशरिया मतलब जो शरिया को फॉलो करते थे, ओबे करते थे। यानी कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी के अलावा एक और सिलसिला था हमारे पास, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी एंड चिश्ती। ये चार हमारे सिलसिला इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत पॉपुलर है, इनमें चिश्ती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये सब बाशरिया मतलब जो शरिया को मानते हैं। केवल एक मदारिस ऐसा है इन चारों में से जो बेशरिया, जो शरिया को नहीं फॉलो करता, वो खानका के कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानता। वो कहते हैं कि हमें मेंडिकेट होना चाहिए, हमें फ़कीर बन जाना चाहिए। मदारिस के अलावा कलंदर के लोग भी यही मानते हैं, हैदरिस के लोग भी यही मानते हैं। सो दैट इज द सिनेरियो। उसके अलावा मदारिस हो गया, कलंदर हो गया, मलंग हो गया, ये भी एक सूफी सिलसिला है। तो ये सारे बेशरिया, मदारिस हो गया, देन हमारे पास कलंदर हो गया, इसका भी नाम आप याद रखें। एंड ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, इनकी ब्रांचेस हैं। फिर आपके पास मलंग हो गया, तो ये सारे जो हमारे बेशरिया है। एंड बाशरिया में कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा तो बाहर बहुत सारे हैं, बाहर तो बहुत सारे सूफीज़म के ऑर्डर, जब आप यूरोप में जाएंगे, खासतौर पे जो वेस्ट एशिया हुआ, तो सूफीज़म बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी। 426वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि डैश वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ चिश्ती सूफीज़म इन इंडिया, कि भारत में चिश्ती सूफीवाद के प्रवर्तक कौन थे, किसने शुरू करा था? तो क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, शेख मोइनुद्दीन सिज़्ज़ी थे, क्या शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे, क्या शेख नसीरुद्दीन चिराग दली ऑब्वियसली इनका टाइटल ना होगा, बाकी नाम तो इनका नसीरुद्दीन ही है। तो इन चारों में से किसने भारत में सूफीज़म की नींव रखी? सूफीज़म को फाउंड नहीं किया, सूफीज़म को इंट्रोड्यूस किया। सूफीज़म को फाउंड तो हमने बता दिया ना कि अबू इशाक सामी होते हैं जो चिश्त के होते हैं। चिश्त अफगानिस्तान में एक जगह है। तो सूफीज़म का जो सिलसिला है ना, उसके नाम या तो फाउंडर के नाम पे पढ़ते थे, जैसा आप देखेंगे एक है कादरी, तो कादरी सिलसिला के फाउंडर कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी, तो वहाँ से पढ़ा कादरी सिलसिला।
ऐसे चिश्ती सिलसिला का एक तो फाउंडर के नाम पे, एक जहाँ से उस सिलसिला का ओरिजिन हुआ है, जहाँ से उसके फाउंडर बिलोंग करते हैं, जैसे चिश्ती घराने से बिलोंग करते हैं, चिश्ती जगह से बिलोंग करते हैं, चिश्त जगह से, तो ये चिश्ती नाम इसका रखा गया। तो अबू इशहाक सामी बिलोंग फ्रॉम द चिश्त दैट इज इन अफगानिस्तान। तो कौन इंडिया में चिश्ती सूफीज़म के प्रवर्तक थे? तो आप सबको पता है इन सब में, इन चारों में चारों के चारों जो है वो चिश्ती सूफीज़म के सेट हैं, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे सीनियर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको हम कहते हैं पॉपुलरली नोन एज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। तो जो अजमेर में इनकी दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये भी चिश्त में ही इनकी तरबियत होती है एंड बाद में माइग्रेट होकर इंडिया आते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूफीज़म, चिश्ती सूफीज़म को अगर इंट्रोड्यूस करा किसी ने तो दैट वाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली सल्तनत के नाम में ये अपनी ब्रांचेस को फैलाते हैं। तो अजमेर में इनकी दरगाह भी है जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से बहुत पॉपुलर है, कि गरीब को नवाजते हैं, द गिवर ऑफ द पुअर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका जिक्र आपकी किताब में दिया हुआ है, इसीलिए ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। क्या अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था? क्या फिरोज शाह तुगलक था? क्या इल्तुतमिश था? या मोहम्मद बिन तुगलक? नॉट तुगलकी, इट इज तुगलक। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। इन चारों में से किस सुल्तान ने पहली बार विजिट करा? तो हो सकता है इससे पहले भी किसी ने विजिट करा, बट वी डू नॉट फाइंड एविडेंस। हमारे पास पहले एविडेंस जिस सुल्तान के जिसने पहली बार इस दरगाह को विजिट किया था, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हमारे पहले सुल्तान हैं जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को पहली बार विजिट करते हैं। एंड इसके बाद तो बाकी अकबर ने तो 14 बार विजिट किया था, तो सारे लोगों का तांता लग जाता है, अलग अलग धर्म से अलग अलग पंथों से लोग आते हैं एंड इस दरगाह को विजिट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड होली प्लेस इन द इंडिया। अगर आप बात करें टॉप 10 होली प्लेसेस की बात करें जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनमें ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का नाम जरूर आएगा। नेक्स्ट इज कश्फ उल महजूब। एक किताब है कश्फ उल महजूब जिसमें सूफीज़म के बारे में डिटेल में चीज़ें दी गई है। उस ज़माने में तो सूफीज़म नहीं कहा जाता था, तसव्वुफ कहा जाता था, तो जिसमें तसव्वुफ के बारे में मालूमात मौजूद है, मालूमात मतलब चीज़ें दी गई है। तो आपको पता नहीं कि ये किताब किसने लिखी थी। क्या इस किताब के जो राइटर है वो अमीर खुसरो, क्या अबू हसन अल हुजवेरी है, क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, या इनमें से कोई नहीं। कश्फ उल महजूब जो कि सूफीज़म में लिखी गई है। कश्फ उल महजूब का मतलब होता है ऐसी चीज़ों का पता लगाना जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, या ऐसी चीज़ों को रिवील करना जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। तो अमीर खुसरो, अबू हसन अल हुजवेरी या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बात क्या है ना कि एक आदमी थे जो अफगानी थे बेसिकली, वो आते हैं एंड एक किताब को लिखते हैं कश्फ उल महजूब, एंड वो किताब बहुत पॉपुलर होती है एंड फिर इनकी डेथ होती है अफगानिस्तान में। तो इनकी दरगाह भी बनाई जाती है जो कि आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अफगानिस्तान में। एंड इनकी दरगाह को कहा जाता है दातागंज बक्स, यानी कि जहाँ पे लोगों को ये देते हैं, देने वालों का दरबार, मतलब ऐसा दरबार जहाँ पे लोग खाली हाथ वापस नहीं जाते आके। तो अबू हसन अल हुजवेरी वो शख्स है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। अफगान आर्मी में सोल्जर थे, बाद में फिर जब टर्किश अटैक होता है तो ये फिर सूफी सेट बनेंगे, देन ये फिर चीज़ों को लिखेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते 229वें क्वेश्चन को देखते हैं। Which two are depicted in this image? तो यहाँ पे एक तस्वीर है जिसमें दो शख्स बैठे हुए, आपको बताने कि ये दो शख्स कौन है। क्या ये अमीर खुसरो और मोइनुद्दीन चिश्ती है? क्या ये शेख फरीदुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया है? क्या ये अमीर खुसरो एंड निज़ामुद्दीन औलिया है या नन ऑफ द अबव? इस पेयर का नाम बताएं। अमीर खुसरो, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीदुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया, या अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया। तो जब हम सूफीज़म की बात करते हैं, ख़ास तौर पे चिश्ती सूफीज़म की, तो मुर्शिद और मुरीद के बीच का जो रिलेशन है, टीचर और डिसाइपल के बीच का जो रिलेशन है, वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया का। निज़ाम के इतने घनिष्ठ डिसाइपल थे, इतने घनिष्ठ ये मुरीद थे कि कहा जाता है कि निज़ाम की जब डेथ हुई थी उसके अगले ही दिन इनकी डेथ हो गई, अमीर खुसरो की। उन्होंने भी इस शोक में आप कह लें तो इस न्यूज़ को सुन के इनके भी वो शुरू गए ही, बेसिकली वो भी उनका भी देहांत हो जाता है। तो उस्ताद और शागिर्द या मुर्शिद और मुरीद की बात करें तो ये जो पेयर है निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो का, इसकी हमेशा मिसाल दी जाती है। तो दिस पिक इज़ ऑल्सो डिपिक्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अमीर खुसरो। यहाँ पे जो आप बैठे हैं नीचे थोड़े से घुटनों पर बैठ के, जैसा आप बड़े लोगों के सामने बैठते हैं उसे चीज़ों को सीखने के लिए, वैसे अमीर खुसरो बैठे हुए। अमीर खुसरो संगीतकार थे, गज़ल लिखने वाले थे, शायर थे, पोएट थे, पेंटर थे, सब कुछ थे अमीर खुसरो। एंड देन यहाँ पे हमारे निज़ाम बैठे हुए हैं, क़यासपुर के निज़ाम। सो अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया की ये तस्वीर है। शेख फरीदुद्दीन भी सूफी संत थे चिश्ती घराने के, लेकिन ये निज़ाम से ऊपर थे, निज़ाम से सीनियर थे। एंड अमीर खुसरो जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के ज़माने के तो है नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती तो बहुत पहले आए। अमीर खुसरो तो हमारे कंटेम्प्रेरी किसके होंगे? निज़ाम के। और इनके बाद जो आते हैं हमारे नसीरुद्दीन, जो जिनको चिराग अली कहा गया था, उनके कंटेम्प्रेरी थे। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन तो हमारा सही हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस लेवल 1 की। द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मुनीस अल अरवा, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं मुनीस अल अखा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है इसका नाम हम लोग कहते हैं मुनीस अल
अरा, यानी कि इसको प्रोनाउंस किया जाता मुनीस अल अखा। ये किसने लिखी थी? क्या इसको दारा शिकोह ने लिखा था, क्या जहानारा बेगम ने लिखा था, क्या अमीर खुसरो ने लिखा था, या जियाउद्दीन बर्डी ने लिखा था? जियाउद्दीन बर्डी वॉज अ हिस्टोरियन। बाकी दारा शिकोह किसके लड़के थे आपको ये बताना। एक हिंट आपको दी गई ना कि ये मुगल एम्पायर से बिलोंग करते थे, लेकिन किसके लड़के थे आपको ये बताना है, एंड इनके भाई का भी नाम बताना है। तो दारा शिकोह किनके लड़के थे आपको ये बताना है। इसके अलावा इस सवाल का जो जवाब होगा वो भी बताना है। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, द बायोग्राफी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, मुनीस अल अखा वाज रिटन बाय दारा शिकोह, जहानारा बेगम, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बर्डी। जियाउद्दीन बर्डी हिस्टोरियन थे तो वो भी लिख सकते हैं। अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे चिश्ती सूफीज़्म से तो वो भी लिख सकते हैं। दारा शिकोह अगर आपको नहीं पता तो ये मुगल अम्पायर शाहजहाँ के सबसे बड़े लड़के थे, एंड कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे उपनिषद एंड हिंदू ग्रंथों की पर्शियन ट्रांसलेशन करी थी। बहुत ज़्यादा स्कॉलर थे। हो सकता है अगर ये शायद राजा बने होते तो सूरत हाल कुछ और था, लेकिन इनका जो भाई औरंगजेब इनको मार के फिर वो राजा बनता, वो फिर बादशाह बनेगा। तो लेकिन ये तीनों बहुत स्कॉलर थे। जहानारा बेगम शाहजहाँ की लड़की थी, सबसे बड़ी लड़की, ये भी बहुत बड़ी स्कॉलर थी। लेकिन इन चारों में से इस किताब को जिसने लिखा दैट इज जहानारा बेगम। ताउम्र इन्होंने शादी नहीं की एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, बहुत ज़्यादा बड़ी लीडर थी। इनको पातशाह बेगम कहा जाता था, मतलब जितनी भी प्रिंसेस है उनकी ये सरदार है। सो ये बहुत ज़्यादा केपेबल थी। इनके भाई के डेथ के बाद भी इन्होंने कैसे मुगल अम्पायर में अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखा, इसको आप अगर देखेंगे, पता नहीं इसके ऊपर सीरीज़ वगैरह क्यों नहीं आती। जहानारा बेगम की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंसिव है। अगर बात करें मुगल अम्पायर की तो बहुत दिनों तक अपने वालिद का ख्याल भी रखेगी शाहजहाँ का, जब उनके वाइफ की डेथ हो जाती है। मुमताज़ महल की लड़की थी है जहानारा बेगम, वॉज द डॉटर ऑफ मुमताज़ महल, जिसके बारे में जिसके ऊपर ताजमहल बनाया गया। एंड दारा शिकोह भी उन्हीं के लड़के हैं, मुमताज़ महल के ही। तो ये दोनों भाई बहन थे। दारा शिकोह को चाहती थी जहानारा बेगम की इसे गद्दी मिले, लेकिन गद्दी ऑब्वियसली उसे मिलेगी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। औरंगजेब वॉज द पावरफुल, एंड वो फिर गद्दी छीनता है, फिर दारा शिकोह को बढ़वा देता है। लेकिन जहानारा बेगम इनके डेथ के बाद भी बहुत बढ़िया पोजीशन होल्ड करती थी मुगल अम्पायर के पॉलिटिक्स में। सो द करेक्ट आंसर विल बी जहानारा बेगम वाज अ मुगल प्रिंसेस। तो इस तरीके से हमारा लेवल 1 खत्म होता है। होप कि आपने लेवल 1 में सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। अब आगे बढ़ते लेवल 2 को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैच द फॉलोइंग टाइप के इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास कथनों को पढ़ने का है, उसमें सही कथनों को चुन के हमें बताने का है। पहला कि खानका के मुर्शिद खानका के लिए खलीफा नियुक्त करने के जिम्मेदार थे। खलीफा मतलब सक्सेसर। सूफीवाद के लगभग सभी सिलसिला पैगंबर मोहम्मद से अपनी वंशावली का पता लगाते हैं। तीर्थयात्री सूफियों की मृत्यु के बाद उनके मकबरे पर जाते थे, मतलब द पिलग्रिम्स यूज्ड टू विजिट द टॉम्ब ऑफ सूफीज आफ्टर देयर डेथ। एंड अबू शाह सामी वाज द फाउंडर ऑफ नक्शबंदी सिलसिला ऑफ सूफीज्म। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच आर द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने A B C D। सही जवाब चुने, सही ऑप्शन चुने जिसमें सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंसेस सही सेंटेंसेस उनको अच्छे से हाईलाइट किया गया हो। जैसे पहले में 1 2 3 के बारे में बताया गया कि पहले शुरुआत के 3 कथन सही है, फिर सेकंड और थर्ड कथन सही है, फर्स्ट और फोर्थ कथन सही है, सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी कि ये तीनों नीचे के जो कथन है वो सही है। एक एक करके कथनों को पढ़ें एंड देन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाए। जैसे अगर हम लोग लास्ट कथन से शुरुआत करें, अबू इशाक सामी नक्शबंदी सिलसिला के स्थापक थे, तो अबू इशाक सामी अभी हमने देखा चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे, न कि नक्शबंदी सिलसिला के। नक्शबंदी सिलसिला के जो संस्थापक थे उनका नाम था बहादुद्दीन नक्शबंदी बुखारी। तो ये हमारे अबू इशाक सामी नहीं है, अबू इशाक सामी चिश्ती सूफीज्म के फाउंडर है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी डिस्कार्डेड। अब बचे ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचे हैं। तो इसमें अगर फर्क देखेंगे हम तो केवल पहले स्टेटमेंट का। अगर हमें पहले स्टेटमेंट की सत्यता के बारे में पता चल जाए तो ए और बी में से क्या सही ऑप्शन होगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट स्टडिंग इवन द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। खानका के मुर्शिद खानका के लिए खलीफा नियुक्त करते थे। देखिए खानका के जो मुर्शिद होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती थी, पहले आप उसको जानें। पहला टू टीच, लोगों की तरबियत करना, गाइड करना पॉपुलेशन को। एंड सेकंड लास्ट वन वाज कि अब खानका में उनके डेथ के बाद कौन इसको लीड करेगा, उसको भी इनको नियुक्त करना था टू अपॉइंट अ सक्सेसर, जिसको खलीफा कहते थे, अपॉइंट अ सक्सेसर। तो खलीफा को नियुक्त करना इनकी जिम्मेदारी थी। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वो तो ऑप्शन बी में है, नहीं तो ऑप्शन बी भी डिस्कार्डेड। तो ऐसे आपने देखा कैसे हमने सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं, फिर भी हमें आंसर पता है कि ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होने वाला है। यहाँ पे हमने कैसे पता किया, सी और डी में देखा 4 स्टेटमेंट कॉमन है, तो पहले 4 चौथे स्टेटमेंट को देखेंगे। जो स्टेटमेंट ज़्यादा कॉमन होंगे पहले उनकी सत्यता की जांच कर ले। अगर वो सही है तब तो ठीक है, अगर वो गलत है तो एक ही साथ आपके 2 और 3 जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा कि पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला कथन तो सही है ही, दूसरा भी सही है कि सूफीज़्म के सारे जो सिलसिला है वो अपना लीनियज वंशावली कहाँ से ट्रेस करते थे, प्रॉफिट मोहम्मद से ट्रेस करते हैं। एंड तीर्थयात्री सूफीज़्म के सूफी सेंट की मृत्यु के बाद उनके मकबरे पे जाते थे, ज़ियारत जिसको कहा जाता था, इनकी श्राइन को विजिट करने को ज़ियारत कहते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही स्टेटमेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द खानका ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ाम के खानका के बारे में यहाँ पे आपके सामने कुछ कथन दिए गए, आपको बताने के कौन कौन से कथन सही है।
पहला कथन कि इनका जो खानका था वो भोपाल में नर्मदा नदी के निकट लोकेटेड है एंड खानका में रसोई की व्यवस्था थी, खुली रसोई की, कोई भी आके खा सकता था। खानका वॉज ओनली विजिटेड बाय एलीट पीपल की खानका में हमेशा कुली लोग ही आते थे। एंड चौथा स्टेटमेंट इज कि शेख के सामने झुकना, गोइंग बिफोर शेख्स एंड ऑफरिंग वाटर्स टू द विजिटर्स की जो भी लोग आते हैं उनको पानी पिलाना खानका के रस्मों में से एक था। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है? आपको अगर आपने खानका के प्रोसेस के बारे में, खासतौर पर निज़ाम के खानका के बारे में पूरा पैरा ही दिया गया है, उसको आपने अगर सही से पढ़ा तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस हैं, पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा, तीसरा चौथा। तो आप एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ें, देन ऑप्शंस को एलोबरेट करते जाएं। जैसे पहला स्टेटमेंट है, ये भोपाल में नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। तो हमने देखा था कि खानका जो इनका था वो दिल्ली में लोकेटेड था। गयासपुर नाम का एक सबर्ब था। आज की जो दिल्ली है ना, वो उससे पहले भी उस इलाके में बहुत सारे शहर बने हैं। जैसे ग्यासपुर एक छोटा सा शहर था, फिर हमारा तुगलकाबाद एक शहर था, फिर उसके बाद हमारा फिरोजशाह कोटला वहीं पे बनाया जाता है। तोबड़ों की दिल्ली अलग थी। तो एंड उसके बाद जो शाहजहां ने हमारा बसाया पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद के नाम से। तो बहुत सारे शहर उसमें बसे हैं ऑलरेडी। तो गयासपुर एक छोटा सा टाउन था जो कि यमुना के ठीक किनारे पड़ता था। तो वहाँ पे इनका खानका लोकेटेड था, न कि भोपाल में। तो पहला स्टेटमेंट गलत, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी डिस्कार्डेड। खानका में खुली रसोई की व्यवस्था थी, एकदम सही है। बहुत सारे लोग आते थे एंड खा के जाते थे, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो देखिए बी और डी बचे हैं ना, तो इसमें डी में तो सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है, तो इसको हटा देंगे, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी में तो सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विद, एंड ये हमारा सही जवाब होगा। अभी आपने तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं, फिर भी आप जवाब दे पाए। ये तब पॉसिबल हो पाया जब आप स्टेटमेंट को पढ़ें एंड तुरंत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दें। बाकी तीसरे और चौथे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। खानका में केवल कुलीन वर्ग से नहीं, बहुत अलग अलग कास्ट के, अलग अलग इनके ग्रुप के लोग भी आते थे एंड शेख के सामने अपनी श्रद्धा रखते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को रखते थे, जिसको शेख सुलझाते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट इज गलत एंड चौथा हमारा सही है कि शेख के सामने झुकना, पानी पिलाना, सर्व करना, लंगर, ये सारे जो खानकाही के रस्म है उसमें से एक था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following statements regarding the tomb of Sheikh Moinuddin Chishti are correct? कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इट इज ऑल्सो नोन एज टॉम्ब ऑफ गरीब नवाज, किसे गरीब नवाज के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न पंथों और जातियों के लोग इस मकबरे को देखने आते हैं। मकबरे का सबसे पहला निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वित्त पोषित मतलब फाइनेंस किया गया था। एंड अकबर ने अपने पूरे जीवन काल में थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम उन्होंने 14 बार विजिट किया इस टॉम्ब को। तो इस चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको ऑप्शन सही चुन के हमें कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में अपना जवाब बताना है। इन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड तुरंत ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। इसे ख्वाजा गरीब नवाज के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। गरीब नवाज मतलब जो कि गरीबों को नवाजते हैं, बूढ़ों को देते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो मजलूमों हैं, उनके ऊपर करम करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब इसके बाद हमारे पास पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन बी डिस्कार्डेड। बाकी ऑप्शन ए से डी भी तो पहले का जिक्र है ही है। विभिन्न पंथों और जातियों के लोग मकबरे के दर्शन के लिए आते हैं, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड होली प्लेस इन द इंडिया है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो या तो हमारा ऑप्शन ए होगा, सी होगा, डी होगा। देन मकबरे का सबसे पहला निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वित्त पोषित किया गया, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं, ये एक अलग रूलर थे गयासुद्दीन खिलजी, उनके द्वारा ये चीज़ें शुरू करी गई थी। मतलब मकबरे के ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसका निर्माण कहा रहता है, वहाँ उन्होंने शुरू करी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 डिस्कार्डेड। अब या तो ए बचे डी बचे। अकबर ने अपने जीवन काल में 14 बार किया था, एकदम सही है। अपने जीवन काल में थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम इन्होंने 14 बार इसकी यात्रा करी एंड 1568 में एक देग भी दिया था। एक बहुत बड़ा देग, बहुत बड़ा पतीला, जिसमें आसानी से बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन 40-50 मन का ये देग माना जाता है। आसानी से इसमें आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही माने गए। सो अब आगे आते हैं 434वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ना मिलान करना है, मतलब जो मिलान ऑलरेडी हुए हुए उनमें से आपको वो करना है कि कौन सा मिलान सही है। लाइक इसका इसके साथ है ऑलरेडी, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द टॉम्ब ऑफ गरीब नवाज, अमीर खुसरो, दातागंज बख्श, अमीर हसन सिजदी, बायोग्राफी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, अकबर डोनेशन ऑफ देग इन 1568। यही चीज़ें हिंदी में इस तरफ लिखी गई हैं। सही मिलान की आपको पहचान करनी है एंड उस हिसाब से ऑप्शंस को चुनना है। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली वन, या 1 एंड 4th, मतलब कौन कौन सा मिलान इसमें से सही है। तो जैसे जैसे आप मिलानों के पेयर्स को ऑथेंटिकेट करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना है। जैसे पहला देखिए अगर आप, तो मोहम्मद बिन तुगलक गरीब नवाज के मकबरे पे जाने वाले पहले सुल्तान थे वो। तो पहला मिलान तुम्हारा सही है। तो या तुम्हारा ऑप्शन बी होगा सही, या सी होगा, या डी होगा। ए तो हट गया क्योंकि इसमें फर्स्ट जो हमारा मैच है, फर्स्ट पेयर है, उसको कोई जिक्र ही नहीं है। देन अमीर खुसरो, दातागंज बख्श, कोई करेक्शन नहीं है। दातागंज बख्श कश्फ महजूब लिखेंगे, बहुत पहले के हैं ये, एंड ये अमीर खुसरो उस बहुत बाद के हैं। हालांकि सूफीज़्म से दोनों कैरेक्टर ज़रूर है, बट इन दोनों में कोई राब्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई
दोनों में कनेक्शन नहीं है। तो अमीर खुसरो, दातागंज बख्श, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इसको इस पेयर को आपको हटा देना। देन आमिर हसन चिश्ती, बायोग्राफी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। तो हमने देखा था कि तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है उसको लिखा है जहानारा बेगम ने, तो ये अमीर हसन चिश्ती भी सही जवाब नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन किसमें है, थर्ड पेयर किसमें, ऑप्शन बी में इसको डिस्कार्ड कर देना है। सी और डी में से कोई आंसर होगा। तो अकबर ने डोनेट किया था देख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे 1567 में, तो पहला और चौथा जो पेयर है वो सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो अगला जो हमारे पास सवाल है दैट इज ऑफ आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। यहाँ पे आपके सामने सुराग दिए गए हैं, किसी कैरेक्टर से रिलेटेड सुराग ये है कि वो जो कैरेक्टर है वो चिश्ती सिलसिला के सूफी थे एंड उनका जो खानका है वो ख्यासपुर में स्थित था एंड वो अमीर खुसरो के मुर्शिद थे, टीचर थे। तो इस सूफी सत का नाम क्या है? क्या इनका नाम शेख नसीरुद्दीन है, क्या शेख निज़ामुद्दीन औलिया है ये, क्या ये अब्दुल कादिर गिलानी है, क्या इनमें से कोई भी नहीं, नसीरुद्दीन, निज़ामुद्दीन या अब्दुल कादिर गिलानी। तो हमने देखा था ग्यासपुर में खिरका खान का था एंड अमीर खुसरो के टीचर कौन थे, अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। ये चिश्ती सिलसिला के सूफी भी है निज़ामुद्दीन औलिया। खानका इनका लोकेटेड था ग्यासपुर में एंड अमीर खुसरो इनके मुर्शिद थे। तो दैट इज बेसिकली द आंसर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। एंड जो जो नसीरुद्दीन है वो भी इनके मुर्शिद थे। तो शेख नसीरुद्दीन जो है इन्हीं को जो टाइटल दिया गया ना चिराग दली, ये दिल्ली का चिराग है, ये टाइटल निज़ाम ने ही दिया है। सो दैट इज द सिनेरियो, करेक्ट आंसर विल बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इस तरीके से जो हमारा लेवल 2 है वो खत्म होता है। नाउ विल बी स्टार्टिंग द लेवल 3। अब शुरुआत करते हैं लेवल 3 की। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए रीजन टाइप एंड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो गए वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ असर्शन रीजन। असर्शन में लिखा हुआ है कि भारत में पलायन करने वाले सूफी के समूहों में जितने भी सूफी समूहों के लोगों ने सूफी सिलसिलाज ने भारत में माइग्रेट किया था उनमें चिश्ती घराना सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था। रीजन का स्टेटमेंट कि उन्होंने स्थानीय वातावरण के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन किया, मतलब अच्छे से एडजस्ट हो पाए एंड यहाँ की बहुत सारी ट्रेडिशंस को अडॉप्ट भी किया। तो रीजन और असर्शन दोनों की स्टेटमेंट को पहले आपको चेक करके देखना है, देन आपको फिर ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। अप्रोच आपको कितनी बार बताया हुआ, पहले दोनों ही स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली चेक करो, देन अगर दोनों में से कोई गलत है तो इधर सी और डी विल बी योर आंसर। दोनों सही है तो क्या ए और बी में से कौन होगा ये पता करना। दोनों सही है तो या तो ए होगा या बी होगा। अब कौन सा सही है इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि रीजन का स्टेटमेंट क्या असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। क्या रीजन के स्टेटमेंट पे असर्शन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है या नहीं है, मतलब अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं आता तो क्या असर्शन का स्टेटमेंट आता। तो यहाँ पे अगर देखें तो असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो सही है। हमारे पास कुल मिलाकर 4 सूफीज़म का सिलसिला है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती एंड कादरी। उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज चिश्ती एंड वो इसलिए फेमस हो पाया बिकॉज दे अडेप्टेड सक्सेसफुली विद द लोकल एनवायरनमेंट एंड इन्होंने यहाँ की चीज़ों को सीखा। ऐसे जो निज़ाम वगैरह थे वो यहाँ की लैंग्वेज में लोगों से बात करते थे, दहलवी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में सॉरी। एंड ऐसे ही उन्होंने जो भक्ति ट्रेडिशन से म्यूजिक का कॉन्सेप्ट था उसको, सूफीज़म में पहले से म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है लेकिन उसको और ज़्यादा इनहेंस किया। दे अडेप्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे पहले वो एडजस्ट सही से हो पाया एंड दे ऑल्सो अडॉप्टेड सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो ये जो रीजन का स्टेटमेंट है वो सही भी है एंड रीजन का स्टेटमेंट इज हियर एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ रीजन 2 कि अगर ये नहीं होता, अगर सूफीज़म, चिश्ती सूफीज़म के लोग यहाँ के ट्रेडिशंस को अडॉप्ट नहीं करते, यहाँ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते, तो ये उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। इन्फ्लुएंशियल तब है जब यहाँ के लोग वहाँ विजिट करने जाते हैं, उनके दरगाहों पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज दे फील सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद देम, क्योंकि उन्होंने इनके जैसी चीज़ों को करा है। सो दैट इज द सिनेरियो। तो अब अगले असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को देखते हैं। टू विजिट द टॉम्ब ऑफ सूफीज आफ्टर हिज डेथ वाज कॉमन प्रैक्टिस फॉर हिज फॉलोअर्स, के सूफीज के मृत्यु के बाद उनके मकबरे पर जाना और उनके अनुयायियों के लिए एक रिवाज था, उनके अनुयायी के लिए एक रिवाज था, रीति रिवाज की तरह। रीजन इट इज बिलीव्ड दैट द सूफीज वर यूनाइटेड विद अल्लाह आफ्टर द डेथ, के ऐसा माना जाता है कि सूफी के मृत्यु के बाद में अल्लाह के साथ एक हो गए थे, यूनिफाइड हो चुके थे, जैसा वीरशैव ट्रेडिशन के लोग मानते हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये दोनों, अगर दोनों ही स्टेटमेंट अगर सही है देन योर ऑप्शन विल बी ईदर ए और बी। अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो सी और डी में से कोई एक होगा एंड अगर ए या बी में से कोई एक है तो आपको चुनना है भाई कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट असर्शन को अगर एक्सप्लेन कर रहा तो ए होगा, अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहा तो बी होगा। तो असर्शन के स्टेटमेंट को अगर देखें तो वो सही स्टेटमेंट है कि सूफीज़म के संत होते हैं उनके डेथ के बाद उनके टॉम्ब को विजिट करना एक रिवाज के तौर पे माना जाता था उनके फॉलोअर्स के लिए। एंड कारण का स्टेटमेंट भी सही है कि लोग ऐसा मानते थे कि जो सूफीज़ वगैरह वो जब यहाँ धरती पे जब अलाइव थे तब वो इतने क्लोज थे अल्लाह से, गॉड से, तो जब उनकी डेथ हुई भी तब तो वो यूनिफाइड ही हो चुके होंगे, उसमें एकीकरण हो गया होगा उनका, अल्लाह के साथ एक हो चुके होंगे। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन का जो स्टेटमेंट है अगर आप सोचें कि अगर उनके एकीकरण की बात लोगों को नहीं पता होती तो दरगाह पे लोग क्यों जाते थे उनके डेथ के बाद? उनकी ब्लेसिंग्स लेने क्यों जाएंगे? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अब ये और डिवाइन हो चुके हैं, क्योंकि ये तो अब अल्लाह से यूनिफाइड हो चुके हैं इनके डेथ के बाद। सो दे बिलीव्ड दैट द सूफीज वर यूनाइटेड विद द अल्लाह आफ्टर डेथ, इसीलिए वो लोग उनके टॉम्ब्स को विजिट करते थे उनके डेथ के बाद। एंड एक मेला भी लगता था, उसका मेला हर एक डेथ एनिवर्सरी को इनके जहाँ जहाँ पे दरगाह तो वहाँ उर्स लगता ही है।
तो वहाँ पे तो लोग और ज़्यादा भारी मात्रा में ज़ियारत करने जाता है और तब पिलग्रिमेज करने जाता है दरगाहों की। तो यहाँ पे असर्शन का स्टेटमेंट जो है वो रीज़न के स्टेटमेंट के द्वारा एक्सप्लेन भी है, जस्टिफाइड भी है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सोर्स को देखते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में सोर्स है, यहाँ पे हिंदी में है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ के बताता हूँ। वीरवार को मतलब थर्सडे को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और ईतर में डूबे दरगाह की जियारत हासिल हुई। कहीं दरगाह में ट्रैवल किया जा रहा और कौन कर रहा है ये भी नहीं पता। चूंकि दिन की रोशनी की एक क्षण बाकी थी, मतलब एक आवर बचा हुआ था, तो मैं दरगाह के भीतर गई, शायद ये कोई फीमेल है, और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा, मतलब अपने चेहरे को उनकी चौखट की धूल से रगड़ा लगाया। एंड दरवाज़ों से मुकद्दर दरगाह तक मैं नंगे पाँव ज़मीन को चूमते हुए गई, मतलब नंगे पाँव ज़मीनों को चूमते हुए मैंने जो दरवाज़ा है जहाँ से दरगाह के लेटर होता है, देन फिर गुम्बद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए। फिर मैंने चारों ओर 7 फेरे लिए, मस्टर्ड द 7 टाइम्स, एंड आखिर में मैंने अपने हाथों से उनके ऊपर बहुत उम्दा क्वालिटी का अतर छिड़का, एंड जो गुलाबी दुपट्टा मैं उनके लिए लेके आई थी वो मैंने उनके ऊपर चढ़ाया। तो ये आपका सोर्स है, अंग्रेजी में भी दिया हुआ, हिंदी में भी दिया हुआ, आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लें। तो होप कि आपने सोर्स पढ़ लिया होगा। अब इस सोर्स से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। 438वां क्वेश्चन कि ये जो सोर्स है यहाँ पे कथावाचक कौन है, कौन ये कहानी, कौन ये जो वृतांत है वो सुना रहा है आपको। क्या शाहजहां सुना रहा है, क्या अकबर सुना रहा है, क्या जहानारा बेगम सुना रही है, या कोई और सुना रहा है। तो ऑब्वियसली शाहजहां और अकबर तो होंगे नहीं। अभी हमने देखा है कि वृतांत में कोई फीमेल ही सुना रही है, क्योंकि वहाँ पे वो फेमिनिन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है, तो शाहजहां अकबर हटा दें। एंड ये जो वृतांत है वो मुनीस अल अखा का पार्ट है, जो कि बायोग्राफी है हमारी मोइनुद्दीन चिश्ती की। जहानारा बेगम ने ही उसको लिखा है, बहुत ज़्यादा ही वो श्रद्धालु थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जहानारा बेगम। देन द टॉम ऑफ विच सूफी सेंट इज मेंशन्ड इन दिस एक्सर्प्ट, कि किस सूफी संत की दरगाह का यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या यहाँ पे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का मेंशन है, क्या फरीदुद्दीन का मेंशन है, क्या नसीरुद्दीन की दरगाह का मेंशन है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली जो जहानारा बेगम थी वो भक्त थी मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो यहाँ पे उन्हीं के दरगाह का मेंशन किया गया होगा। तो यहाँ पे तो फर्स्ट के 3 ऑप्शंस में वो है नहीं, तो लास्ट के ऑप्शन में होंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का यहाँ पे वर्णन किया गया है। नाउ वेयर द टॉम्ब ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या शिज़्ज़ी, दोनों ही बात बराबर है, शिज़्ज़ी का है चिश्ती का, बात बराबर ही है। तो इनकी दरगाह का, इनका मकबरा कहाँ है। तो द टॉम्ब इज लोकेटेड इन दिल्ली या हैदराबाद या लाहौर या अजमेर, कहाँ पे लोकेटेड है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान, अजमेर में है ये, अजमेर में पड़ता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। दिल्ली में निज़ाम का दरगाह है, वहीं पे नसरुद्दीन साहब का दरगाह है जो चढ़ा के दिल्ली थे। एंड पाकिस्तान में भी बहुत सारे अलग अलग सूफी संतों के दरगाह लाहौर में भी है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। होप कि आपने सेशन को एंजॉय करा होगा। सारी सेशन की PDF हम ड्राइव में अपलोड कर देंगे, फाइल बना के बहुत अच्छे तरीके से। बी पेशेंट, एंड आज शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। एंड टू गेट द नोट्स एंड ऑल द PDFs आप अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सके तो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग देन प्लीज शेयर इट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे।